नमस्कार। मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज की क्लास हमारी क्लास 12th की हिंदी सेक्शन से है। और ये गद्य खंड के जितने भी सामान्य हिंदी के प्रमुख जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय के साथ जो है वो आज की क्लास जो है वो चलेगी। तो देर न करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ प्रमुख लेखकों के जीवन परिचय को बहुत ही आसान भाषा में। आपके लिए बहुत ही जो है उपयोगी होगा ये क्लास। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं गद्य खंड के सभी जीवन परिचय। तो सबसे पहले हमारे जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका नाम तो भली बात आप सुने होंगे, जो एक निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और संपादक थे। और कई जो है इन्होंने जो है कई पुरस्कार भी जीते हैं साहित्य के क्षेत्र में। कई उपाधियां उन्होंने प्राप्त की हैं। तो देर न करते हुए इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1907 बलिया जिले में हुआ था और उनके गांव का नाम जो था वो दुबे का छपरा नाम था। और इनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो परिवार था वो ज्योतिष विद्या के लिए जाना जाता था। और इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा विरासत में मिली थी, यानी कि परिवार में ज्योतिष की विद्या होने के नाते सभी लोग विद्या में पूर्ण थे, इसलिए इनको भी जो है विरासत में जो है ये संस्कृत और ज्योतिष विद्या जो है वो प्राप्त था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और उसके पश्चात उन्होंने शांति निकेतन यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में उन्होंने साहित्य का बहुत ही अच्छे से गहन अध्ययन जो है वो किया था। शांति निकेतन का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है संस्थापित किया गया था। तो जीवन परिचय का पहला पैराग्राफ था ये कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी थे और माता का नाम श्री ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और इसी वजह से इनको भी विरासत में जो है ज्योतिष और संस्कृत की जो ज्ञान है वो विरासत में मिली थी। इनकी शिक्षा दीक्षा जैसे कि ज्योतिषाचार्य की उपाधि जो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से प्राप्त की थी। इसके पश्चात उन्होंने जो है शांति निकेतन में रहकर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन नाम सुना ही होगा आपने, महान लेखक और कवि, उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने साहित्य का गहन अध्ययन जो है वो किया था। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। द्विवेदी जी केवल एक लेखक ही नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और संपादक भी थे। तो देखिए, द्विवेदी जी कोई साधारण लेखक नहीं थे बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और ये काफ़ी उच्च कोटि के जो है निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और संपादक थे। इनकी बुद्धता के कारण ही भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। तो देखिए, साहित्य क्षेत्र में अनोखे योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा जो है इनको पद्म भूषण की उपाधि जो है वो दिया गया। यही नहीं, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की मानद उपाधि भी प्राप्त की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से भी डिलीट की मानद उपाधि प्राप्त की थी। इसका साहित्य मानवतावाद से ओतप्रोत है। इनका जो साहित्य जो है वो मानवता से जो है वो ओतप्रोत है, यानी कि मानवतावाद जो है इनके साहित्य में देखने को मिलता है। 19 मई 1979 में ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनका दिल्ली में जो है वो निधन हो गया। और इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रचनाओं पर यहाँ मेंशन किया गया है। अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है और बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि एक उपन्यास। इसके साथ साहित्यिक कृतियों को लेकर हम एक साथ उपस्थित होंगे, लेकिन पहले हम प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है,
बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि एक उपन्यास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद अब हम दूसरे लेखक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे दूसरे इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं वो हैं, महत्वपूर्ण लेखक जो हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आइए इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो आइए देखते हैं इनको। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के अनन्य उपासक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म जो है वो मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था सन 1904 ईस्वी में। और ये पुरातत्व, संस्कृति और पुरातत्व के काफ़ी अनन्य उपासक थे, यानी कि इन्होंने संस्कृत और पुरातत्व को जो है अपना विषय जो है वो खास तौर पे समझा था। इनका जो बचपन था वो लखनऊ में व्यतीत हुआ और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ पर प्राप्त की। यानी कि इनके जो बचपन की शिक्षा दीक्षा थी वो लखनऊ में प्राप्त किया इन्होंने। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि जो है वो प्राप्त की। यानी कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो है ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि जो है वो प्राप्त की थी लखनऊ विश्वविद्यालय से। और इनके, जैसा कि मैंने अभी पहले ही आपको बताया, अभी अग्रवाल जी जो है, वासुदेव शरण अग्रवाल जो है पुरातत्व यानी कि इतिहास से जुड़े हुए पुरातत्व और संस्कृति को के जो है गंभीर अध्येता थे। यानी कि इनको इस विषय पर जो है काफ़ी रुचि थी लेखनी करने की। तो इस तरह से जीवन परिचय के वासुदेव शरण अग्रवाल के पहले पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के अनन्य उपासक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी बचपन जो है वो लखनऊ में व्यतीत हुआ था। इन्होंने अपने बचपन की प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं प्राप्त करी थी और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि जो है वो प्राप्त की थी। अग्रवाल जी मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृत के गंभीर अध्येता थे। उनको बहुत ही रुचि थी प्राचीन भारत के इतिहास और पुरातत्व और संस्कृति में। आगे के पैराग्राफ में हम देख सकते हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्र के स्वरूप, संस्कृति और कला की विस्तृत व्याख्या जो है वो की है। तो देखिए, जैसे आपसे कहा गया है कि ये संस्कृति और पुरातत्व के अनन्य उपासक थे, तो इस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है राष्ट्र के स्वरूप, जो राष्ट्र का स्वरूप है, जो रूपरेखा है और उसकी संस्कृति है या जो उसकी कला है, उसकी काफ़ी विस्तृत जो है इन्होंने व्याख्या जो है अपनी रचनाओं में की है। इन्होंने पद्मत और हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। इन्होंने पद्मत और हर्षचरित को जो है एक काफ़ी जो है सांस्कृतिक अध्ययन करने का जो है गौरवान्वित किया है हम लोगों को। और इनके निबंधों में पांडित्य और विचारशीलता का अद्भुत समन्वय जो है वो मिलता है। अगर इनके निबंध पर नज़र डालते हैं तो इनके निबंध में जो है पांडित्य और विचारशीलता का अद्भुत जो है मेल जो है देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, इन्होंने मथुरा और लखनऊ के संग्रहालयों में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। यानी कि मथुरा और लखनऊ में संग्रहालय जो थे उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने जो है अपने जीवन में कार्यभार किया था। एंड हिंदी साहित्य के इस प्रकरण विद्वान का निधन सन 1967 में हुआ था। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जो मृत्यु है वो 1967 में जो है वो हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है पृथ्वीपुत्र, जो कि एक निबंध संग्रह है, और उसके बाद भारत की एकता जो कि एक सांस्कृतिक कृति है। तो ये था जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का। वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय की प्रमुख विशेषता ये है कि वो संस्कृति और पुरातत्व के जो है अनन्य उपासक थे और उनकी लेखनी में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व और संस्कृति की गंभीर झलक जो है वो देखने को मिलती है। वासुदेव शरण अग्रवाल के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय को लेकर। इनके नाम से तो सभी परिचित हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए देखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था।
तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, भली बात इनका जीवन परिचय तो लगभग सबको याद होगा। ये इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था, तमिलनाडु में रामेश्वर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। और इनको जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनके पिता जलालुद्दीन एक नाविक थे, जैसा कि आपने कई कहानियों में भी पढ़ा होगा, जूनियर क्लासों में दिया हुआ है इनके जीवन के बारे में। तो उनके जो पिता थे जलालुद्दीन एक नाविक थे। कलाम साहब का बचपन संघर्षों में बीता था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग और विशेषज्ञता हासिल की थी। इस तरह से इनका जीवन काफ़ी जो है कठिनाइयों से बीता था बचपन में, लेकिन उन्होंने अपनी कठोर मेहनत के द्वारा जो है इतनी सारी उपलब्धि जो है उन्होंने हासिल की थी। इन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी नेतृत्व किया है। देखिए, एक वैज्ञानिक होने के नाते इन्होंने अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व जो है वो इनके द्वारा किया गया है। कलाम साहब ने युवाओं के मार्गदर्शन के लिए कई प्रेरक पुस्तकें लिखी। देखिए, राष्ट्रपति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए अनेक जो है किताबें जो है वो लिखी। वे विज्ञान और अध्यात्म के संगम थे, यानी कि उनके जीवन में विज्ञान और अध्यात्म दोनों का जो है वो मिश्रण था। दोनों की झलक जो है देखने को मिलती है। 2002 से 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे। अब कलाम जी 2002 से लेकर 7 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। APJ अब्दुल कलाम जी को जो है वो भारत रत्न से जो है वो नवाजा गया था। इनकी भाषा बहुत ही सरल, सुबोध और ओजपूर्ण है, जो पाठकों के मन को राष्ट्रभक्ति का संचार करती है। यानी कि कलाम जी की भाषा जो है आम लोगों से जुड़ी हुई है, काफ़ी सरल, सुबोध और काफ़ी प्रभावशाली है। और इसमें लोगों के मन में जो है राष्ट्रभक्ति का जो है वो संचार करती है। और इनका जो यहाँ बताया गया है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ज़्यादातर सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में व्याख्यान देते समय उनका हृदय गति रुकने से निधन जो है वो हो गया। देखिए, जब वो एक व्याख्यान दे रहे थे शिलांग में, उसी दौरान उनका हृदय गति जो रुक गया और उनका निधन हो गया। और वो डेट था 27 जुलाई 2015। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। इग्नाइटेड माइंडस, जो कि एक प्रज्वलित मन। अगला जो है इंडिया 2020, मेरे सपनों का भारत। ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं तो इनकी बहुत सारी हैं। विंग्स ऑफ फायर, ये सारी रचनाएं इनकी है। तो इस तरह से ये रहा जीवन परिचय APJ अब्दुल कलाम का, जिनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के एक रामेश्वर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता एक नाविक थे। फिर भी इसलिए इनका जीवन काफ़ी संघर्षों में बीता, लेकिन उन्होंने कठोर मेहनत के द्वारा जो है इतनी तरक्की जो है वो हासिल की थी और लोगों के लिए प्रेरणा जो है वो बने थे। अगला जो जीवन परिचय है वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आइए इनके जीवन परिचय पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म जो है 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत तेलुगु में हुई, किंतु इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अगाध प्रेम के कारण इन्हें उच्च कोटि की विद्वता प्राप्त की। देखिए, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो संस्कृत और तेलुगु में खासतौर पे हुई, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा में से इनका काफ़ी लगाव था, जिसके कारण इन्होंने हिंदी में जो है काफ़ी विद्वता जो है वो प्राप्त किया था। ये कई वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। रेड्डी जी एक ऐसे गैर हिंदी भाषी लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार और प्रसार और दक्षिण भारत के भाषाई समन्वय को सेतु का कार्य किया था। देखिए, ये जो गैर हिंदी भाषी लेखक थे, लेकिन इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया और उत्तर दक्षिण के भाषाई समन्वय को एक सेतु के रूप में, एक जो कहते हैं ना, एक जोड़ के रूप में जो है इन्होंने काम किया था। इनका लेखन मुख्य रूप से तुलनात्मक अध्ययन और वैचारिक निबंधों पर केंद्रित था, यानी कि जितनी भी रचनाएं इनकी है वो मुख्य रूप से तुलनात्मक अध्ययन और वैचारिक निबंधों पर ही केंद्रित है।
इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया कि हिंदी और दक्षिण की भाषाएं एक दूसरे से विरोधी नहीं है। देखिए, इन्होंने ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की जिससे ये सिद्ध होता है कि हिंदी और दक्षिण के प्रांत के जितने भी भाषाएं हैं वो सब एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मेल खाती हैं। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को सदैव सर्वोपरि रखा, यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ये विचार था कि मानवतावादी जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। इनकी भाषा में परिमार्जित, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण है। इनकी जो भाषा थी, लेखनी की जो शैली थी, वो काफ़ी परिमार्जित और स्पष्ट और प्रभावपूर्ण थी। हिंदी साहित्य को दक्षिण से जोड़ने वाले इस महान साहित्यकार का निधन जो है वो 2005 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पर देखिए जोड़ने का काम किया था इन्होंने साउथ और उन्होंने जो है अन्य हिंदी साहित्य को, पूरी हिंदी तो इंडिया की भाषा है लेकिन साउथ में कम इसको जगह मिली है, लेकिन इसको वो जोड़ने का पूरा श्रेय जो है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को जाता है। आइए इनकी प्रमुख रचनाओं पर नजर डालते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य और समाज, मेरे विचार। मेरे विचार, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि इनका जो लेखन है वो मुख्य रूप से तुलनात्मक अध्ययन और वैचारिक निबंधों पर केंद्रित है। इसलिए देखिए यहाँ पर बताया भी है मेरे विचार, साहित्य और समाज। तो ये था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय, जिनका जन्म 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई थी, लेकिन हिंदी भाषा के साथ इनका काफ़ी गहरा लगाव था, इसलिए इनको हिंदी भाषा में काफ़ी विद्वता प्राप्त हुई थी। और यही नहीं, वो कई वर्षों तक जो है वो आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और एक गैर हिंदी भाषी होने के नाते भाषी लेखक थे जिन्होंने भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार और उत्तर दक्षिण के भाषाई समन्वय को एक पुल के रूप में जो है वो काम किया था। अगले जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, आइए इनके परिचय को देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी ग्राम में हुआ था। तो देखिए हिंदी साहित्य के ये जो व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी ग्राम में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन किया, किंतु साहित्य सृजन की स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण नौकरी छोड़ दी और वसुधा नामक एक साहित्यिक पत्रिका का संपादन जो है इन्होंने शुरू किया। तो इस तरह से देखिए इन्होंने जो है अध्यापन का कार्य भी कुछ समय तक किया था, लेकिन वो खुद जो है स्वतंत्र प्रवृत्ति होने के नाते जो है उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उन्हें रास नहीं आई नौकरी, और उन्होंने खुद जो है वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन जो है वो करना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं एक नज़र। परसाई जी ने व्यंग को केवल मनोरंजन की वस्तु न मानकर उसे समाज में विसंगतियों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रयोग जो है वो किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यंग्यकार थे, एक बहुत ही प्रख्यात व्यंग्यकार थे। इन्होंने अपने व्यंग को जो है वो सिर्फ मनोरंजन की वस्तु के रूप में नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया कि समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार हैं, उसके लिए एक हथियार के रूप में जो है अपने व्यंग का इस्तेमाल इन्होंने किया था। इन्होंने अपनी तीखी कलम से राजनीति, प्रशासन और राजनीतिक जीवन के प्रखंडों पर गहरा प्रभाव जो है वो किया था। देखिए उन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से ही जैसा कि कहा जा रहा है उनकी व्यंग्यात्मक जो शैली थी उसके लिए उन्होंने कहा कि तीखी कलम से उन्होंने राजनीतिक, प्रशासन और सामाजिक हर वर्ग पर जो है उन्होंने अपने व्यंग से लोगों को जो है वो प्रहार जो है वो किया था। और यही नहीं, इनका व्यंग पाठक को हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है, यानी कि ऐसी शैली में लिखते हैं कि ये एक व्यंग के रूप में भी काम करता है और जो भी बातें होती हैं उसमें हंसने सोचने पर भी मजबूर करता है। साहित्य जगत में इनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इस तरह से हरिशंकर परसाई को अपने इस अद्भुत कार्य के लिए जो है कई पुरस्कार मिले थे, उनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। और 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में इनका निधन जो है वो हो गया था।
तो एक नज़र डालते हैं हरशंकर परसाई, जो कि एक व्यंग्यकार थे। जीवन परिचय लिखते समय इसको ना भूलिए। और इनका व्यंग्य जो है हर वर्ग पे था, राजनीतिक, प्रशासन या सामाजिक जीवन हर वर्ग पे था। और काफ़ी ये प्रभावशाली रहा, लोगों के को काफ़ी पसंद आ रहा था। और इनकी एक साहित्यिक पत्रिका थी जो खुद की थी, वसुधा नामक। तो आइए इनकी प्रमुख रचनाओं पर नज़र डालते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि जैसे उनके दिन फेरे। जैसे उनके दिन फेरे ये एक कहानी संग्रह था। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग संग्रह, यह एक व्यंग संग्रह था। जैसे उनके दिन फेरे एक कहानी संग्रह था। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग संग्रह था। ये कुछ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। अब नज़र डालते हैं जैनेन्द्र कुमार पर। अगले जो हमारे लेखक हैं वो है जैनेन्द्र कुमार। इनके जीवन पर नज़र डालते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ के कौड़ियागंज में हुआ था। देखिए ये जैनेन्द्र कुमार जो हैं लेखक, वो एक मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। और इनका जन्म 1905 में कौड़ियागंज में हुआ था, जो कि अलीगढ़ में है। इनके बचपन का नाम आनंदीलाल था, यानी कि बचपन में लोग इन्हें आनंदीलाल कह के पुकारते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई थी। जैनेन्द्र जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई थी। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था, यानी कि इनकी उच्च शिक्षा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हुई थी। किंतु महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। वजह थी शिक्षा छोड़ने की, वो थी असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। उसमें इन्होंने भाग लिया था। इससे उनका शिक्षा जो है प्रभावित हुआ और राजनीति में सक्रिय हो गए। और इस तरह से वो राजनीति में जो है पढ़ाई छोड़ने के बाद जो है वो आ गए। जैनेन्द्र जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास को बाह्य जगत से हटकर व्यक्ति के अंतर्मन, यानी कि मनोविज्ञान की तरफ जो है वो मोड़ा। देखिए, कहा जा रहा है कि जैनेन्द्र जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास को बाह्य जगत से हटाकर बाहरी जो सोच विचार है, जिंदगी है, उससे हटकर थोड़ा वो अंतर्मन, यानी कि मनोविज्ञान की तरफ जो है वो ध्यान किया। इनके उपन्यासों में दर्शन और आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव जो है वो मिलता है। जब बात मनोविज्ञान की है तो ऐसे ही जो है इनके उपन्यासों में दर्शन और आध्यात्मिकता जो है देखने के लिए मिलती है। ये गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। जैसा कि इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई भी छूट गई। तो इस तरह से ये गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे, जो इनके लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। देखिए, इतने दो सम्मानित पुरस्कार इनको प्राप्त है। और 24 दिसंबर 1988 ईस्वी में इनका निधन जो है वो हो गया। तो इस तरह से ये रहा जीवन परिचय जैनेन्द्र कुमार जी का। एक बार फिर से इसको जो है दोहराते हैं। तो ये जो हमारे जैनेन्द्र कुमार हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। इनका जन्म 1905 में हुआ था कौड़ियागंज में, जो कि अलीगढ़ में है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई थी। और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था, जो कि बनारस में है। उसके यही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, जिसके कारण इनकी शिक्षा दीक्षा काफ़ी प्रभावित हुई। और प्रभावित होने के कारण राजनीति में भी सक्रिय हो गए। और यही नहीं, हिंदी कहानी और उपन्यास के बाह्य जगत से हटकर इन्होंने अंतर्मन, यानी कि मनोविज्ञान की ओर जो है रुख किया। और इनके उपन्यासों में दर्शन और आध्यात्मिकता का काफ़ी झलक देखने को मिलता है। इनकी विचारधारा जो थी वो गांधीवादी थी। और ये इनके साहित्य लेखन में काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। यही नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। 24 दिसंबर 1988 को इनका निधन हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी वो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ कुछ मेंशन किया गया है। त्यागपत्र, जो कि एक उपन्यास था। एक रात एक कहानी संग्रह थी। तो ये था जीवन परिचय जैनेन्द्र कुमार का। आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे लेखक हैं वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आइए देखते हैं। हिंदी के प्रख्यात रेखा चित्रकार और संस्मरण
हिंदी के प्रख्यात रेखा चित्रकार और संस्मरण लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 में उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर हुआ था। तो देखिए यहाँ कन्हैयालाल मिश्र का पहचान ही है, रेखा चित्रकार और संस्मरण लेखक हैं। इनका जन्म जो है वो सहारनपुर जिले के देवबंद नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था और जो कि एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई थी क्योंकि इनका मन पारंपरिक शिक्षा के बजाय देश सेवा और साहित्य में जो है वो अधिक रमता था। यानी कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई, जिसकी वजह थी देश सेवा और साहित्य से अधिक लगाव। जब ये खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मौलाना आसिफ अली और का व्याख्यान सुनकर ये इतने प्रभावित हुए कि परीक्षा छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो देखिए इतना राष्ट्रवादी थे ये कि जब इन्होंने मौलाना आसिफ अली का व्याख्यान सुना तो उनसे वो इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो भाग ले लिया। तो ये कन्हैयालाल मिश्र के जीवन का पहला जो पैराग्राफ है, एक बार नजर डालते हैं इस पे। कन्हैयालाल मिश्र जो कि एक रेखा चित्रकार संस्मरण लेखक हैं, जिनका जन्म 1906 में हुआ था, जो कि सहारनपुर जिले के देवबंद नामक जगह पर हुआ था। और इनके पिता जो थे एक ब्राह्मण थे जो कि काफ़ी कर्मकांडी पंडित थे और इनकी शिक्षा दीक्षा सही से नहीं हो पाई थी क्योंकि इनका मन जो है पारंपरिक शिक्षा के बजाय देश सेवा और साहित्य से अधिक जो है वो लगाव रखता था। और बताया जा रहा है कि जब ये खुर्जा में संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब मौलाना आसिफ अली जो कि एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे, उनके व्याख्यान को सुनकर वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर जो है उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जो है वो भाग ले लिया। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। तो जैसा कि जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेगा उसको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, जहां इनका संपर्क देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ जो है वो हुआ था। तो इस तरह से प्रभाकर जी ने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता और राष्ट्र सेवा में जो है वो समर्पित किया था। इन्होंने नया जीवन और विकास जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके हिंदी पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई जो है वो दी थी इनकी। कि यह देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका जो हिंदी पत्रिका है नया जीवन और विकास, ये जो है इनके साहित्यिक जीवन में एक नई ऊंचाई को जो है वो प्रदान किया था। इनका लेखन मानवीय संवेदनाओं, आदर्शवाद और देशभक्ति से ओतप्रोत है। यानी कि कन्हैयालाल मिश्र के लेखनी में जो है मानवीय संवेदना और आदर्शवाद और देशभक्ति की झलक जो है वो देखने को मिलती है। भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और 21 मई 1995 को इस महान साधक यानी कि कन्हैयालाल मिश्र जी का जो है वो निधन हो गया। तो ये था जीवन परिचय कन्हैयालाल मिश्र का। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। माटी हो गई सोना जो कि एक रेखा चित्र था। जैसा आप जानते हैं कि रेखा चित्रकार थे और संस्मरण लेखक थे। आगे देखते हैं। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे जो कि एक संस्मरण था। तो ये था जीवन परिचय कन्हैयालाल मिश्र जी का। उम्मीद है हमारा ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।